स्टार्ट करते हैं हमारा कंपनी लॉ का। चैप्टर का नाम है की डेफिनेशन। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इससे पहले हमारा एक चैप्टर हो चुका है मंशा, उसमें हमने कुछ बात किया था। कुछ डॉक्ट्राइन है कुछ कंपनीज एक्ट के अंदर, वो क्या है वो मैं आपको करा दूंगा। अभी आज की क्लास में जो मेन हमारा कंपनीज एक्ट का जो मेन स्टार्टिंग है वो आज से शुरू है, जो मेन है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट में जो हम घुसेंगे, ठीक है सिमरन। हाँ जी। की डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इसके अंदर हमारे दो टॉपिक है। इसके अंदर हमारे दो टॉपिक है। एक तो टॉपिक है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशंस क्या डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक हमारा है MC20। इस चैप्टर के अंदर हमारे दो टॉपिक है। पहला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज एक्ट की डेफिनेशंस की। कंपनीज एक्ट है क्या, पहले हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंपनीज एक्ट। और ये एक्ट जो है, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ये पूरे के पूरे इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इट एक्सटेंड टू, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। अब क्या है गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि भाई अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी, अब कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी जो ये बात करता है, इसको लिखो सेक्शन 1। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी। हाँ, हमारा जो चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है कंपनीज एक्ट का, इसका नाम जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की और MC21 के बारे में बात करेंगे। हमारा कंपनीज एक्ट जो है, ठीक है सर, एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट को एग्जम्प्ट कर रखा है, नहीं, पूरे इंडिया पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। अब कंपनीज की बात करता हूँ, कौन कौन सी कंपनी यूनियन टेरिटरी पे भी। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हो। यूनियन टेरिटरी पे भी एप्लीकेबल है ये सब पे, इवन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, व्हाटएवर, यूनियन टेरिटरी पे भी एप्लीकेबल सब पे, होल ऑफ इंडिया इंक्लूड एवरीथिंग। इंडिया की डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड होता है, स्टेट हो, कुछ हो, सेंटर हो, यूनियन टेरिटरी हो, एवरीथिंग। तो सब कुछ इसके अंदर, मतलब पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट। जितना भी कंपनीज है इंडिया की, सब पे एप्लीकेबल होता है। अब मैं कंपनी की बात करता हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये अब जैसे कंपनीज एक्ट है तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। कंपनी, क्योंकि ये कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट है तो ये कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। तो कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, लिखो एवरी कंपनी इस एक्ट के अंडर। every company incorporated every company incorporated under the कंपनीज एक्ट। हर एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, और एनी प्रीवियस कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या कोई भी प्रीवियस कंपनी लो, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। पहला पॉइंट समझ आ गया, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, यस सर। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है इसकी एप्लीकेबिलिटी का। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है
अदर कंपनीज पे भी। अदर कंपनी कौन सी हैं? जो स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न होती है, उनके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट? वैसे देखो, जहां पे भी कंपनी वर्ड आएगा वहां पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये किस पे एप्लीकेबल होता है? दूसरा ये एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस कंपनी पे। इंश्योरेंस कंपनी सर हमने तो रीड किया था कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एप्लीकेशन, हमने इंश्योरेंस रीड नहीं किया था मैंने, अब मैं बताता हूँ कि क्या है कि जो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, हमने ऐसे रीड किया था। अब इसमें मैं बताता हूँ, इसमें भी एक्सेप्शन, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, इंश्योरेंस कंपनी वैसे स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगते हैं। बट वो हमने जब बात की थी वो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड बात की थी ठीक है ना? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड बात की थी कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स के टाइम पे जो भी प्रोविजंस हैं वो स्पेशल एक्ट वाले लगेंगे, कंपनीज एक्ट के नहीं लगेंगे। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दो एक्ट लगते हैं। पहला एक्ट लगता है इंश्योरेंस एक्ट, जो कि स्पेशल एक्ट है, और दूसरा है कंपनीज एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दो एक्ट लगते हैं, एक है इंश्योरेंस एक्ट और दूसरा है कंपनीज एक्ट। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर इन कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन between the companies act and इंश्योरेंस एक्ट, तो मैंने क्या बताया था आपको? जब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, स्पेशल एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए या कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? इन सच अ केस स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। इन सच अ केस, वैसे तो दोनों कंप्लायंस होंगे, बट जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो इन सच अ केस स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। तो फिर हम स्पेशल एक्ट को प्रेफरेंस देंगे। एप्लीकेबिलिटी दोनों की है, लेकिन प्रेफरेंस हम स्पेशल एक्ट को देंगे। समझ आ गई? सर थोड़ा एक बार और बता दें, समझ नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ। पहले ये समझ आ गया कि कंपनीज एक्ट हर एक उस कंपनी पे लगता है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के। आपने कंपनीज एक्ट के अंदर जैसे कोई भी कंपनी, मान लो कोई कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है? ये कंपनी है, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगा हुआ है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है, कुछ होती है जैसे इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी, कई कंपनियां जो इंश्योरेंस का काम करती हैं, तो अब उनके ऊपर किस तरह से लगेगा? क्योंकि उनका इंश्योरेंस का बिजनेस होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है क्या है? वो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट प्लस, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है, कंपनी के प्रोविजंस भी लगते हैं, कंपनीज भी लगता है। बट कई बार क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होती है। मान लो LIC के किसी प्रोविजन, LIC वाली कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में किसी प्रोविजन में लिखा हुआ था कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कि इस कंपनी को ऑडिट विद इन अ पीरियड ऑफ, मतलब 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी है, विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी है। मान लो इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ था विद इन 8 month,
तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है एक चीज को लेके, मतलब यहाँ पे ऑडिट की बात हो रही है लेकिन दोनों एक्ट अलग अलग बात कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट अलग बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट कह रहा है 6 महीने, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन के केस में कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा बताओगे? अगर जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए स्पेशल एक्ट में और नॉर्मल एक्ट में, देन कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? यस सिमरन, स्पेशल एक्ट। तो यहाँ पे स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। यहाँ पे जो भी कंपनी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, हम फिर स्पेशल एक्ट को क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे ही क्या है, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। दूसरा है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी दो एक्ट लगते हैं। पहला एक्ट लगता है बैंकिंग कंपनी के ऊपर, पहला एक्ट लगता है बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और दूसरा लगता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। अभी कौन सा होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं HDFC लिमिटेड की बात करूं। HDFC लिमिटेड एक कंपनी है, बट ये कौन सी कंपनी है? ये बैंकिंग सेक्टर में काम करती है। इसके बिजनेस क्या है? बैंकिंग है, क्योंकि फिर ये बैंकिंग एक्ट लगता है इसके ऊपर, और दूसरा इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है, तो ये प्रेफरेंस किसको देगी? स्पेशल एक्ट को देगी। वैसे तो दोनों प्रोविजन लगेंगे, लेकिन जहां पर जितने लेवल तक कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो जहां तक कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्राडिक्शन के केस में फिर स्पेशल एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन को प्रेफरेंस मिलेगी। बैंकिंग रेगुलेशन को हम प्रेफरेंस देके यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। ये भी क्लियर हो गया? हाँ जी, तीसरी कंपनी होती है, हाँ जी क्लियर है। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, जिसका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई में है। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेता हूं मैं कंपनी का, रिलायंस पावर, रिलायंस पावर, या फिर उसके बाद मैं बात करता हूं अदानी पावर की, या फिर BSES लिमिटेड हो गया। तो ये कंपनी जो होती हैं, ये क्या काम करती है? ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक पावर ग्रिड हो गया, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन का काम करता है। इनके ऊपर दो एक्ट लगते हैं, क्योंकि ये कंपनी है तो ये कंपनीज एक्ट भी लगेगा इस पे, और दूसरा ये स्पेशल एक्ट में रेगुलेट होती है। यस सर। स्पेशल एक्ट क्या है? स्पेशल एक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। दोनों एक्ट के प्रोविजन को देखेंगे, बट जहां पर दोनों एक्ट में क्या आ जाए? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, क्या आ जाए? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? विच एक्ट विल प्रिवेल? ये स्पेशल एक्ट है और ये नॉर्मल एक्ट है, कंपनीज एक्ट हमारा जनरल एक्ट। तो स्पेशल एक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। क्लियर है? स्पेशल एक्ट। क्लियर है? समझ आ गई? तो ऐसे ही, ये तो एग्जांपल थे, ये मैंने 3 लिए। ऐसे ही होता है एनी अदर कंपनी, यस सर। एनी अदर कंपनी which covered, यस सर। which covered under the special act, स्पेशल एक्ट। तो उस केस में स्पेशल एक्ट क्या करेगा? प्रिवेल करेगा, जहां पर कंपनी एक्ट के साथ उसकी क्या आ रही है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। इफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, लिखो, इफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, of the Companies Act Any other
एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज contradiction has contradicted with the provision of special act, तो उस केस में क्या प्रिवेल करेगा? उस केस में विद द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, तो उस केस में क्या प्रिवेल करेगा? उस केस में प्रिवेल करेगा हमारे पास स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेगा। समझ आ गई? अगर मैं आपको बात करूं दोबारा से, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं, तो कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले एक्सटेंड कहाँ करती है? एज पर सेक्शन 1 बात करता है एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है कंपनीज एक्ट की? पहला किस पे एप्लीकेबल होता है? हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कहाँ कवर हुई हैं? अंडर दी, जिनका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस कंपनी। हाँ, दूसरा ये बात करता है किसकी? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल क्या है? LIC, GIC, HDFC लाइफ, जो भी HDFC का इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर है, या फिर कोई भी वो हो गया रेलीगेयर कंपनी हो गई जिसका इंश्योरेंस का बिजनेस होता है, तो ये सारी कंपनी जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं, तो इनके लिए अलग से एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट इनके लिए अलग से है, ये स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है। तो वैसे तो दोनों एक्ट एप्लीकेबल होंगे, बट वेयर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वेयर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, इन सच अ केस इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है। क्लियर है? और सेम ऐसे ही बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनती है। क्लियर है? समझ आ गई? एक बार पढ़ लेते हैं इसमें से, फिर अपना कंसेप्ट हमारा ये क्लियर हो जाएगा। समझ आ गई? हाँ जी। हाँ, तो ये रहा हमारे इसमें। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है बुक में भी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। समझ आ गई? और उसके बाद द गवर्नमेंट हैज वेस्टेड विद द पावर टू इन्फोर्स डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू इन्फोर्स द एंटायर बिल इन द टोटलिटी। दिट इज नॉट, ये वाला रेलिवेंट नहीं है, तो इसको आप काट भी सकते हो। दिस इज नॉट रेलिवेंट, इसको आप काट भी सकते हो। तो सबसे पहले क्या है? एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अप्लाई किस पे होता है? हर एक कंपनी पे जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। दूसरा किस पे एप्लीकेबल होता है? इंश्योरेंस कंपनी पे। बट वेयर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, देन इन सच अ केस प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, मतलब इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिवेल। और थर्ड, बैंकिंग कंपनी के केस में स्पेशल एक्ट लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जहां पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है किससे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। तो फिर वहां पर बैंकिंग रेगुलेशन वो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। इसने साफ साफ लिखा है। वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी पर लगेगा, एक्सेप्ट सिर्फ उस सिचुएशन को छोड़ के जहां पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हैं विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। और ऐसे ही बैंकिंग कंपनी, एक्सेप्ट इसको छोड़ के कि जहां पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन से, और कंपनी एंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पर भी लगेगा। बट इस सिचुएशन को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब इस सिचुएशन को छोड़ के जहां पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, या फिर एनी अदर कंपनी गवर्न अंडर द स्पेशल एक्ट, तो उसमें भी इसी तरह से एप्लीकेबल होकर पर चलेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ, यस सर। हाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई कर सकता है कि जिसके ऊपर क्या है, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ये हमारा एप्लीकेबिलिटी का समझ आ गया, प्रोविजन 1 समझ आ गया। क्लियर है? एनी डाउट इन इट? कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब बात आती है डेफिनेशन की। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहले डेफिनेशन जो है कंपनी की डेफिनेशन का सेक्शन याद कर लेना, क्योंकि OMR में भी पूछ सकता है आपसे। सेक्शन 2 क्लोज 20 OMR का आएगा, तो OMR में आपसे पूछेगा
सेक्शन 2 क्लोज 20। और सेक्शन 2 क्लोज 20 जो है कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन क्या है, हमने पहले भी बात की थी। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा था, कोई बताएगा? 1956 सेक्शन 1956। सेक्शन 1956 इससे प्रीवियस कंपनी लॉ था। उससे पुराना कंपनी लॉ था सेक्शन 1918, 1918। तो ये हमारे प्रीवियस कंपनी लॉ थे। तो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है या किसी पुराने कंपनी लॉ सेक्शन उसमें 1956 या 1980 में बनी है या 1930 भी था एक, उसमें बनी है, तो वो क्या है, कंपनी की डेफिनेशन में आता है। अब एक आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेम चीज वही यहाँ पे है। मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन दिया था, मैंने क्लासिफिकेशन बताया था क्लासेस ऑफ कंपनी। यस सर। क्लासेस ऑफ हाँ कंपनी, जी। पूरा क्लासिफिकेशन एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्लासेस ऑफ कंपनी, अगर आपसे कोई पूछे कंपनी कितने तरह की होती है, हाँ, On the basis of number, क्लासेस ऑफ कंपनी, कंपनी की क्लास कितने तरह की होती है। कंपनीज एक्ट के अंदर हम कितने तरह की कंपनी पढ़ते हैं। पहला चार्ट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। बेसिस ऑफ क्योंकि नंबर, ये तो चलो नंबर ऑफ आप मेंबर्स। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाली क्लास में ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉपरली इसको पढ़ना है अच्छे से। नंबर्स के बेसिस, नंबर के बेसिस पे यस हमारी सर। कंपनी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स ऑफ कंपनी नंबर के बेसिस पे। पहला लिखो प्राइवेट यस सर। कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% 1%. कंपनी। 1% कंपनी। 1% कंपनी। अब इसको नंबर के बेसिस पे क्यों बोला जाता है, कोई बताएगा? क्योंकि नंबर क्योंकि सर प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200, हाँ, और पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम मोर, और मिनिमम 2। 1% के अंदर सिर्फ 1 ही पब्लिक पर्सन के अंदर होगा। कितने होते हैं? सर 7। 7 मेंबर्स, 7 minimum. मिनिमम 7 मेंबर्स। और 1% के अंदर आपको एक एक ही 1% के होते One तो चाहिए. एक मेंबर। ओनली 1। पहला क्लासिफिकेशन समझ आ गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। यस सर। क्लियर है? अब यस मैं, सर। हाँ, एग्जाम्पल क्या बताओ, एक प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल बता दो कोई भी, कोई नाम कुछ भी बता दो, कुछ भी कैसा भी। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लगता है? सर प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट रिलायंस भी लिमिटेड। तो प्राइवेट है. पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या लगता है? पब्लिक लिमिटेड। इसके पीछे लगता है लिमिटेड। और 1% कंपनी के नाम के पीछे ओपीसी यस लगता सर। है हमेशा, ओपीसी। ऐसे ही दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? सर 1% कंपनी सिर्फ प्राइवेट होती है। हाँ, 1% कंपनी सिर्फ प्राइवेट होती है। 1% कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। तो 7 लोग चाहिए तभी पब्लिक यस कंपनी सर। बनेगी। बट ओपीसी जो है, ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी का ही टाइप होती है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, दूसरा टाइप बताओ। पहला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे हमारी कंपनी जो होती है 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स। पहला, यस कंपनी सर। लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर्स। हमारी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी। तीसरी कंपनी गारंटी। होती है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ। अब
Yes, sir. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मीनिंग क्या होता है? Where कंपनी the liability of the members is limited to the कंपनी unpaid लिमिटेड बाय calls and issues. शेयर्स के केस में मेंबर की लाइबिलिटी, तो देखो, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब इट मींस मेंबर की लाइबिलिटी जो होगी, मेंबर इज लाइबिलिटी वो लिमिटेड है. लिमिटेड होती है, Is limited to लिमिटेड. the extent of shares. मेंबर की लाइबिलिटी, क्योंकि ये लिमिटेड बाय शेयर्स है. मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस शेयर्स परचेज कर रखे हैं आपने रिलायंस कंपनी के. Yes, sir. रिलायंस कंपनी का मान लो शेयर्स है 2500 का, ठीक है ना? 2500 Yes, रुपीज sir. का शेयर्स था. मान लो आपने शेयर्स का भी पैसा दिया हुआ है 1500 रुपये ओनली, ठीक है ना? और अभी आपको ये आपने पेड किया हुआ है, और अभी आपको कितना पे करना है? 1000 और पे का. ये अनपेड अमाउंट है, अनपेड. तो आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए की होगी? अगर मैं आपसे बोलूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मेंबर इज लाइबिलिटी लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, कि भाई रिलायंस का शेयर आप लोगों ने ले रखा था, रिलायंस का शेयर आप लोगों ने ले रखा था, जिसमें रिलायंस में मान लो आपने जब इन्वेस्टमेंट की 1500 रुपये आपने पे कर रखे थे, 1500 रुपीज आपने पे कर रखे थे, लेकिन 1000 रुपीज अभी आपके अनपेड थी. तो मेंबर की लाइबिलिटी, मैं देखो डेफिनेशन लिखता हूं क्या होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में. मेंबर इज लाइबिलिटी लिमिटेड टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर टू दी एक्सटेंड ऑफ सर तो फिर अनपेड अमाउंट सर ऑफ तो शेयर. मेंबर की लायबिलिटी 1000 होगी फिर, हाँ क्योंकि अनपेड अमाउंट तो 1000 है. हाँ, तो मेंबर की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी? सिर्फ 1000 रुपये तक की होगी. क्या कंपनी आपसे 1000 से ज्यादा ले सकती है पैसा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में? नो सर. नहीं ले सकती, नहीं. क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ही सिर्फ 1000 रुपये की है, तो आपको पे ही 1000 रुपया करना है. क्लियर है? यस सर. दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ये क्या होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? कंपनी लिमिटेड बाय Where the जब गारंटी, गारंटी दे देते उतने के लिए लायबल होंगे. हाँ, तो मान लो, बाइंडिंग अप के टाइम पे शायद रीपे कर देते हैं डेब्ट को. हाँ, क्या जितनी होता है, गारंटी देगी उतने. देखो ऐसी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल या तो हो सकती है या नहीं होती. हम मानते हैं नहीं होती. ऐसी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं होती, तो फिर मेंबर कैसे बनते हैं? मेंबर कैसे बनते हैं? मान लो एक कंपनी है, कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं, सिमरन, अद्रिति और मंशा. 3 शेयर होल्डर कंपनी के, सॉरी मेंबर, यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं कहेंगे, यहाँ पे मेंबर कहेंगे. शेयर होल्डर उस टर्म में यूज किया जाता है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी के शेयर नहीं है, यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अब क्या हुआ, सिमरन ने कंपनी को गारंटी दी कि जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है बताओगे? वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोजर ऑफ द कंपनी. जब कंपनी क्या होती है? बंद होती है. बंद होने लगती है. कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी को अपने डेट को रिपे करना पड़ता है. सारे डेट्स को क्या करना पड़ता है? रिपे करना पड़ता है. तो यस सर. हाँ, कंपनी के मेंबर के तौर पे मान लो सिमरन ने बोला कि भाई जब कंपनी वाइंड अप प्रोसीडिंग में चली जाएगी, आई एम गारंटिंग
टू पे ₹5। समझ आ गई कि भाई मैं गारंटी देती हूँ कि जब कंपनी sir. वाइंड अप में चली जाएगी मैं कंपनी को 5 लाख रुपए पे करूंगी सो दैट कि कंपनी अपने डेट को रीपे कर सके। ऐसे ही अदिति ने गारंटी दी कि आई विल गारंटी की भाई मैं 10 लाख देती हूँ। ऐसे ही मंशा ने गारंटी दी कि जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी मैं 10 लाख देती हूँ। भाई इन्होंने गारंटी दे दी अलग अलग अमाउंट की कि भाई जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी हम इतने अमाउंट की गारंटी देते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी हम इतना इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे टू पे द डेट ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? तो मान लो हाँ जी। Yes, हाँ, sir. तो मेंबर की लायबिलिटी कब राइज होती है इसमें? मेंबर इज लायबिलिटी ओनली वाइंड अप। कब राइज होती है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग। Winding up. इससे पहले क्या इन मेंबर को कुछ देना होता है कंपनी को या नहीं सर ये देना होता है? गारंटी तभी होगी जब वाइंडिंग अप होगा। जब वाइंडिंग अप होगा तभी देना होगा, अदरवाइज नहीं देना। ठीक है ना? तभी नहीं। हाँ। अब ठीक है आते सर। हैं तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है? जैसे नाम से ही पता है अनलिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड। हर एक काम के लिए, हर एक डेट के लिए, कंपनी के हर एक डेट के लिए, फॉर द एवरी डेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के हर एक डेट के लिए कौन लाइबल होता है? मेंबर पर्सनली लाइबल होता है। समझ आ गई? अनलिमिटेड कंपनी के केस में कंपनी के हर एक Yes, sir. डेट के लिए मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर पर्सनली लाइबल होता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। दोनों क्लासिफिकेशन का समझ आ गया? Liabilities. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। समझ आ गया? Liabilities. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं हम? Yes, sir. थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा क्लासिफिकेशन एक बार मैं वहां बता देता हूं हमारा टॉपिक कहां तक है। हाँ, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी का समझ आ गया। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट हैज द मेंबर मे रिस्पेक्टफुली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है? समझ आ गया? सेक्शन 2 क्लोज Yes, 21। sir. सेक्शन आपको याद करना है। इसका सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 21। क्लियर है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर समझ आ गया। सेक्शन 2 Yes, क्लोज sir. 22। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आगे बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। जी। आगे ये सारा ही आएगा तो हम क्लासिफिकेशन सारा ही बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे था नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेशन।
इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमारी कंपनी कितनी तरह की होती है? सर 3 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। पहला कौन सा होता सैचुरेटेड है? कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है, सेक्शन 2 क्लोज 20। मतलब कंपनीज विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी कंपनी विच इज incorporated under the Companies Act। यस सर। जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है, या एनी प्रीवियस कंपनी। समझ आ गई? ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। यस सर। दूसरा क्या था? स्टैट्यूटरी कंपनी। अनरजिस्टर्ड। स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है। स्पेशल एक्ट। अब स्पेशल एक्ट में कौन कौन सी कंपनी है हमारी? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, और तीसरा हमारा ये जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा। ये हमारी कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी के कैटेगरी में आती है। और लास्ट हमारी कौन सी कंपनी है? अनरजिस्टर्ड कंपनी। अनरजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं हुई, जो रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक। 3 क्लासिफिकेशन समझ आ गए? कंपनी एक्ट के अंदर। हाँ, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे Yes, हमने sir. पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने निकाला पब्लिक कंपनी। तो हमारी डेफिनेशन जो भी आ रही है एक बार ये पढ़ लेते हैं। कोई डाउट अभी तक? हाँ, नहीं सर। तो पब्लिक कंपनी पढ़ लेते हैं। पब्लिक कंपनी का सेक्शन नोट कर लो, सेक्शन 2 क्लोज 71। सेक्शन 2 क्लोज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये क्या है? पब्लिक कंपनी है, जिसके नाम के पीछे लिमिटेड लगा होता है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल हैज बीन प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी भी है, उसको कंपनीज एक्ट के अंदर ट्रीट किया जाएगा एज अ पब्लिक कंपनी। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनी कंपनी which is the subsidiary of a public company shall be deemed to be public company for the purpose of this act। समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी कंपनी, मान लो, देखो अब मैं एक बार आपको दोबारा से वही लेके चलता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक अभी तक बताओ कोई डाउट हो? यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट अभी तक? नहीं। नो सर। अब मैं 4th क्लासिफिकेशन पे आता हूँ, फिर मैं सारा सम अप करूंगा। 4th क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे हमारी 3 तरह की कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी,
सब्सिडरी कंपनी, subsidiary, associate company. एसोसिएट कंपनी। हमारी 3 तरह की कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल। पहले बात करते हैं इस वाली कंपनी की। इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी in which other company 50%, more than 50%. in which other company, और अदर कंपनी कौन होती है इसमें? इन विच Holding अदर कंपनी। अदर कंपनी मतलब ये मीन्स अ कंपनी Holding इन company. विच अदर कंपनी होल्ड मोर देन 50% of 50% paid up share of capital, paid up share capital or voting right or control the Share capital. or voting right. composition of board of directors। समझ आ गई? सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी मतलब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी 50% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल क्या करती है? होल्ड करती है। समझ आ गई? क्लियर है? अब Yes, मैं sir. बात करता हूँ जी, होल्डिंग sir. कंपनी की। means a company which hold more than, रिवर्स कर दो, 50%, यही पेड अप शेयर कैपिटल, यही वोटिंग राइट इन एनी अदर कंपनी। और एनी अदर कंपनी क्या है? यहाँ पे एनी अदर कंपनी कौन है? Subsidiary company. सब्सिडरी कंपनी मतलब बी लिमिटेड। समझ आ गई? Subsidiary company. हाँ, जो कंपनी कंट्रोल करती sir. है उसको क्या बोला जाता है? जो कंपनी Sir, holding company. कंपनी विच कंट्रोल्स उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिसको कंट्रोल करती है, टू हुम Yes, कंट्रोल, sir. उसको बोलते Subsidiary हैं company. सब्सिडरी कंपनी। समझ आ गई? हमारे एग्जाम्पल में बी लिमिटेड sir. सब्सिडरी कंपनी है, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। तो अगर मैं बात करूं बी लिमिटेड मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी मतलब ए लिमिटेड होल्ड 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड वोटिंग राइट। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? जी sir. हाँ, आगे बढ़े। No. अब Yes, sir. हमारे पास एक आया सी लिमिटेड। सी लिमिटेड मतलब एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? मीन्स अ कंपनी in which other company has other 20% company influence. has the significant influence।
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जैसा फ्रेंड सर्कल में मान लो दो फ्रेंड हैं, देयर आर टू फ्रेंड्स। हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा कोई क्लोज फ्रेंड होता है, एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। मान लो ए और बी दो फ्रेंड है, बी ए की सारी बातें मानता है, ए जो भी कह देता है वो बी फट से मान लेता है। इट मीन्स कि ए का बी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही कंपनी होती है। कंट्रोल। हाँ, जैसे एक कंपनी का अगर दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो बोलेंगे वो उसकी क्या है, एसोसिएट कंपनी है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी में क्या डिफरेंस होगा? किसमें? एसोसिएट कंपनी और इसमें सब्सिडरी कंपनी में। एसोसिएट। हाँ, मैं पहले एक बार बता जी देता हूँ। सर। सिग्निफिकेंट कंट्रोल तो दोनों में ही हो रहा है ना। 20% आपको कि 20% होगा इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है और ये बात मैक्सिमम करते 50 तक जा सकता है। हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अगर यस सर। एक कंपनी का, इफ एनी कंपनी होल्ड 20% or more, any company hold 20% or hold voting right या share capital in any other company but subject to maximum of 50%, but subject to maximum of 50%। बस अगर एक कंपनी, मैं दोबारा से लिखता हूँ, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर 20% से लेके अगर 50% तक होल्ड करती है तो वो इसकी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी तो बी क्या है, एसोसिएट कंपनी। अगर 50% से ज्यादा होल्ड करती है तो वो क्या बन जाती है, सब्सिडियरी वो सब्सिडरी बन अच्छा। जाती है। तो ये 100% तो ये है तो डिफरेंस होता होली है बन जाती है एसोसिएट होली। कंपनी में और सब्सिडरी। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन में परसेंटेज के बेसिस पे भी यस सर। बताता हूँ, क्लासिफिकेशन में परसेंटेज के बेसिस पे भी बताता हूँ। एक क्लासिफिकेशन बना लो अलग से, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की बेसिस पे। हाँ, लिखो परसेंटेज, लिखो 0 से 5%, नहीं सॉरी 1 से लिखो 19%, 19%। इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, मैं और खोल देता हूँ इसको। परसेंटेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में थोड़ा और बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और खोल देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखो, एक लिखो क्लासिफिकेशन 1 से लेके 4%, एक लिखो 5% से लेके 19%, एक लिखो 20% से लेके 50%, एंड एक लिखो 51% से लेके 99%, और एक लिखो 100%, 100%। यहाँ पर अगर कोई कंपनी मान लो किसी दूसरी कंपनी के अंदर, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर
दो कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर 1 से लेके 4% तक होल्ड करती है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल मेंबर कंपनी, मेंबर, इसको बोला जाता है मेंबर कंपनी। ये इसकी क्या है, मेंबर कंपनी। अगर कोई कंपनी, अगर मान लो ए लिमिटेड है और वो बी लिमिटेड के अंदर 5% से लेके 19% तक होल्ड करती है, उसको बोला जाता है कंपनी हैविंग सिग्निफिकेंट